विपक्ष के हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में पास हुआ। वहीं विपक्ष लगातार लीक होते पेपर और शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को घेर रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 छात्रों के भविष्य को और सुरक्षित करने और पेपर लीक माफिया पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह कानून सच में पेपर लीक के खेल को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा? क्या बदल जाएगा परीक्षा व्यवस्था की तस्वीर? इस बिल में क्या कौन कौन से प्रावधान है, थोड़ा सा डिटेल में जाकर के गहराई में समझेंगे एक्सपर्ट्स के साथ। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए। पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में हुए भारी हंगामे के बाद लोकसभा में भी परीक्षा को लीक तंत्र से बचाने के लिए महाबहस हुई। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल आज विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच ध्वनि मत से पास हो गया। लोकसभा में यह बिल 27 जुलाई को पेश किया गया था। 28 जुलाई को इस पर 9 घंटे चर्चा हुई और भारी हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा से पास हो गया। आइए जानते हैं कि क्या है एंटी पेपर लीक बिल और लोकसभा में पास होने के बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा। लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित धांधली को रोकने के लिए लाया गया एक सख्त प्रावधान है। 2026 के प्रस्तावित संशोधन बिल का मकसद पुराने कानून को ज्यादा सरल बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया को तेज करना है, ताकि पेपर लीक मामलों में जल्द कार्रवाई और सजा सुनिश्चित हो सके। लोकसभा से पारित होने के बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस पर बहस होगी, फिर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। संसद के उच्च सदन से इस बिल के पास हो जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो चलिए समझते हैं कि 2024 के कानून और 2026 के बिल में सबसे बड़ा अंतर क्या है। 2024 का कानून मुख्य रूप से पेपर लीक और नकल रोकने पर केंद्रित था, जबकि 2026 का बिल जांच और ट्रायल की समय सीमा तय करने, सजा को सख्त बनाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट, एसटीएफ और एग्जाम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स तय करने के लिए नए प्रावधान जोड़ता है। एंटी पेपर लीक बिल 2026 के मुताबिक दोषी पाए जाने पर कम से कम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर अपराध संगठित तरीके से किया जाता है तो कम से कम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। तो वहीं प्रस्तावित कानून के मुताबिक पेपर लीक मामले की जांच 2 महीने के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। चार्जशीट दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अदालत में रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा प्रस्तावित संशोधन बिल के तहत राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे। तो वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ गठित कर जांच करा सकेगी। एंटी पेपर लीक बिल में 15 तरह के अपराधों को परिभाषित किया गया है। इनमें पेपर लीक, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ करना, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करना वगैरह शामिल है। इस बिल में एग्जाम सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन, परीक्षा केंद्रों की थर्ड पार्टी ऑडिट, स्क्रीनिंग सीट अलॉटमेंट, क्वेश्चन पेपर सिक्योरिटी, इन्विजिलेशन और एग्जाम के बाद के प्रोसेस के लिए स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। बहरहाल तो ये वक्त ही बताएगा कि ये बिल कानून बनने के बाद परीक्षा प्रणाली में कितनी पारदर्शिता लाएगा और छात्रों के भविष्य से होने वाले खिलवाड़ पर कितनी रोक लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। डॉक्टर MC मिश्रा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिश्रा सर, गुड इवनिंग। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अश्विनी दुबे जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मिश्रा सर, आपसे चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में सर आज बिल पारित हो चुका है, उम्मीद है कि राज्यसभा में भी कल पास हो जाए। कितना उम्मीद है सर आपको बिल के प्रावधानों को, जितना आपने समझा है, पढ़ा है अब तक, कितने उम्मीद ज़दा हैं आप? नमस्कार दीपक जी, एंड बहुत बहुत धन्यवाद ये चर्चा रखने के लिए। महत्वपूर्ण चर्चा है क्योंकि हम लोग जो पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं देश में कि नीट का पेपर लीक हुआ मई में, उसके बाद फिर कैंसिल हुई सारी परीक्षा, फिर 22 लाख परीक्षार्थियों का दोबारा नीट का परीक्षा हुई और उसका परिणाम भी आ गया और अब एडमिशन्स की भी तैयारी हो रही है। और उस बीच में बहुत अनरेस्ट भी रहा, अफरा तफरी रही और कुछ प्रदर्शन भी हुए, कुछ आंदोलन भी लोगों ने करने का प्रयत्न किया। ये सब हुआ और ये चाहे वो नीट को लेके था या किसी और वजह से था, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन जब भी ये पेपर लीक किसी भी स्तर पे किसी भी परीक्षा में होता है
तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में, कि हम एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकते। तो और हम विकसित भारत बनने की तरफ अपने को सोचते हैं, और हम एक परीक्षा भी पूरे फुल प्रूफ तरीके से नहीं करा सकते। तो ये अपने में एक बड़ा खराब लगता है, और एक नकारात्मक एक प्रस्तुति होती है हमारे देश की। हम्म। और जब इस तरह की बात हो जिसमें इतने बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनके परिवार इन्वॉल्व हैं बड़ी संख्या में, तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक जी। परिवेश भी इसका आ जाता है कि किस तरह से बच्चे परेशान होते हैं। और फिर उसमें बट सर, लोगों आप जो नए जो प्रावधान किए गए हैं सरकार की ओर से, क्या आप उनसे आश्वस्त हैं कि जैसे इम्प्रिजनमेंट का जो प्रावधान है इसमें, जिसको रेज किया गया है 3 से 5 साल से अब 5 से 10 साल कर दिया गया है, इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड रैकेट्स हैं, उन सिंडिकेट्स पर भी कड़ाई से 7 से 10 साल की प्रिजन की व्यवस्था की गई है, जो मैक्सिमम फाइन है उसको भी 10 फोल्ड रेस किया गया है 10 करोड़ तक। इसके अलावा भी बहुत सारे इसमें बारीक प्रावधान है, अश्विनी जी से और समझेंगे। लेकिन आप क्या आश्वस्त हैं सर कि ये कड़े प्रावधान? में सजा के प्रावधान दीपक जी मेरी समझ से भारत में बहुत कमजोर हैं। हम्म। ये जो इसकी अवधि है ये भी मैं नहीं समझता पर्याप्त है। हम्म। इस तरह के जो क्राइम है, हम्म। जो भी इसमें कुछ भी कर रहा है, बहुत सख्त होना चाहिए इसमें। और 5 साल 10 साल 7 साल इससे काम नहीं चलना चाहिए। और इसमें लोगों को वाकई में पूरी जिंदगी जेल में काटनी पड़े वो भी कम है, क्योंकि जो वो उसका जो परिणाम हम देखते हैं समाज में वो उससे भी भयंकर होता है। अगर 21 बच्चे नीट पेपर लीक के बाद अगर आत्महत्या करते हैं, उसकी क्या कीमत कोई लगाएगा। और हम्म। वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ प्रावधान हमारे यहाँ हर क्राइम के लिए, जैसे अमेरिका में होता है, उनके यहाँ बहुत लंबी लंबी सजाएं होती हैं क्राइम को देखते हुए। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ झूठ बोलने पे कोई सजा नहीं होती, किसी को माफी मांग ले और ठीक हो जाता है। तो ठीक है, कानून बना है, बहुत अच्छी बात है। जो भी पहले नहीं था अब और सख्त किया गया है, फाइन भी बढ़ाए गए हैं, जुर्माना भी बढ़ाया गया है। करेक्ट। लेकिन मैं समझता हूं कि सजा और सख्त होनी चाहिए। और क्योंकि होता क्या, 10 साल की माली सजा हुई, हम्म। अब वो 10 साल भी 5 साल हो जाते हैं, क्योंकि वो जो भी, मुझे नहीं पता आजकल वो रात दिन काउंट होता है, फिर अच्छा व्यवहार होता है, फिर पैरोल पे आदमी आ जाता है। तो हमारे यहाँ सजा एक्चुअली होती ही नहीं है। अब आखिर में जी बहुत जी जी। मुश्किल से अगर किसी केस में जैसे एक केस था गाजियाबाद का जिसमें किसी का मर्डर हुआ था, तो वो जब परिवार उसको मॉनिटर करता था कि इसको फिर से पैरोल मिल गई, इसको फिर से बाहर हो गया। तो वो ये जो समस्या है हमारे यहाँ समाज, राइट इसमें सर। लॉ की जो प्रक्रिया है राइट सर। बहुत अच्छी नहीं है। ओके सर, आइए आप थोड़ा सा बिल के फाइन प्रिंट्स को और ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अश्विनी जी, थोड़ा हमें समझाइए सर, क्योंकि आज जब चर्चा इस बिल पर हो रही थी तो बहुत सारे सवाल उठे, और उसमें जो बड़े सवाल उठे उसमें न्यायिक ढांचे पर बोझ और समय सीमा की बात हुई। और आपसे और हमारी चर्चा में कई बार इस पे जुडिशियल ओवरबर्डन पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब अगर बिल में चार्जशीट के बाद 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का सख्त प्रावधान है, तो आज विपक्ष की ओर से यह सवाल उठाया गया कि भारत की अदालतों में तो ऑलरेडी इतने करोड़ों केस पेंडिंग है, पर्याप्त जजेस, जो बुनियादी ढांचा है, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, कैसे इस समय सीमा का पालन करना, क्या आपको नहीं लगता है कि चुनौतीपूर्ण होगा? इस तरह के सवाल उठे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे अश्विनी जी? दीपक भाई, पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बड़ी सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको भी बधाई सर, धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा की। देखिए, कोई कानून जब बनता है तो उस कानून के लूप होल्स पहले आते हैं। 2 महीने में आप इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करेंगे, फेयर इनफ, आप कर देंगे। 3 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई पूरी कर लेगी, फेयर इनफ, आप कर देंगे। तो क्या फेयर ट्रायल जो इस देश का मेन लीगल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, और जिसको अपीलेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती हैं
कि डिले हो ट्रायल में, लेकिन ट्रायल फेयर होना चाहिए। तो क्या फेयर ट्रायल होगा? मैं ऐसे बताता हूं, जब कोई पेपर लीक होता है तो पेपर लीक, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है ये, तो पेपर लीक के जो तार होते हैं वो सिंडिकेट एक स्टेट में नहीं होते, वो देश के तमाम हिस्सों में फैले होते हैं। वो सारे एविडेंस का कलेक्शन, फिर उन एविडेंसेस को फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए अगर जरूरत पड़ती है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, साइंटिफिक एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है, तो तमाम फॉरेंसिक लेबोरेटरीज को भेजना और फिर वहां से रिपोर्ट आना। और कम से कम ऐसे केसेस में गवाहों की लिस्ट होती है 50 से 100। एक दिन में जो कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है उसको अलग से फिर आप फिर एक ट्रायल देते हैं, और एक दिन में एक एविडेंस कंप्लीट नहीं हो तो आप 60 दिन में, कोई आप ये बोतल का जिन्न नहीं है कि बाहर निकलते ही सब ठीक कर देगा। बात जब अकाउंटेबिलिटी की होती है और फेयर जुडिशियल प्रोसेस की होती है तो वहां आप मात खा जाते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया कि हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे लीगल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए नहीं है। पहला आपको जजेस की संख्या, दूसरा आपको जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा आपको पैरालीगल स्टाफ, चौथा आपको पर्याप्त मात्रा 3 महीने में कैसे हो पाएगा अश्विनी जी, यही तो सवाल है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो वो मैटर दीपक भाई जैसे ही अपील में जाएगा और पहला आर्ग्यूमेंट होगा कि आई वॉज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी फॉर फेयर ट्रायल, तो एक्यूज्ड का जो पहला राइट है फेयर ट्रायल का वो विशिएट होगा, तो कोर्ट कहेगी यस यू हैव नॉट बीन गिवन इट। तो जो सजा देने की प्रक्रिया है, खास तौर से इसमें जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट के लोग हैं या इंडिविजुअल्स हैं, वो वहां सजा देकर लॉजिकल एंड तक ले जाने की जो प्रक्रिया है वो विशिएट होगी। पॉइंट 2, देश में अब भी दीपक भाई, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कानून है आजीवन कारावास तक की सजा है। क्या पेपर लीक रुका? नंबर 3, इस पूरे ऑफेंस में प्रॉक्सिमेट लिंक वाले जो लोग हैं, जो पेपर सेटिंग से लेकर प्रिंटिंग तक के बीच में स्ट्रांग रूम के पास, परीक्षा केंद्र पर सेंधमारी करने वाले लोग, अवैध नेटवर्क को सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करने वाले लोग, उनको आपने फिक्स करने के लिए क्या क्राइटेरिया तय किया? और ऐसे में जब हमारा इंटरनेट का फ्लो बहुत ही इंडिपेंडेंट हो और किसी प्रकार का कोई उस पर नियंत्रण नहीं हो, अनियंत्रित हो, करेक्ट, तो आप कैसे रोकेंगे? तो पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए और संगठित नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए कानून आया, फेयर इनफ, वेरी नाइस, वेलकम है, लेकिन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अदालत ऑलरेडी पेंडेंसी से जूझ रही है। हाँ, आपको लगता है सर, अश्विनी जी मैं इसीलिए कह रहा था, ये आपको लगता है कि ये 3 महीने वाला पेच फंसेगा? क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार, जितना मैं पढ़ पाया हूँ मेरे लिमिटेड नॉलेज के दायरे में, कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो 2002 का पी रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में भी कहा था कि कोई बाहरी समय सीमा, जो रिजिड आउटर टाइम लिमिट तय करना व्यवहारिक नहीं है। तो आप कोई डेडलाइन नहीं दे सकते कोर्ट को, आप, ये व्यवहारिक नहीं होगा, और समय समय पर कहा है, यही नहीं है, इसके बाद में भी कुछ एक आध टिप्पणियां इस तरह की हुई हैं। तो आपको लगता है कि ये मामला फंसेगा, थोड़ा इस पे और होमवर्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? देखिए, कानून तो पास हो जाएगा, हाँ, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है दीपक भाई। करेक्ट करेक्ट। ऐसा सेंसिटिव है कि अभी अभी जो प्रेशर ग्रुप है सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, उसका प्रेशर, उसके साथ एग्रीमेंट, पार्लियामेंट में बहस, और सरकार अपनी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी दोनों दिखाने के लिए ये पास कर लेगी। लेकिन जैसा आपने जो जजमेंट साइट किया उसके बाद व्यवहारिकता में हम आते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि दीपक भाई आखिरी फैसला कहां होता है? अदालत, सुप्रीम कोर्ट में होता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब आखिरी फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते 10 साल तो अपने आप निकल जाएंगे जी। इसलिए जरूरी है कि जो अब नया कानून लेकर गए, मेरी खुद की किताब है एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, आपने कानून बना दिया, बहुत अच्छा किया, इंडियनाइजेशन हो गया कानून का, लेकिन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर तो भी इंप्रूव करिए। ये इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत अच्छा आपने सवाल इसको उठाया है सर। ये वाकई में एक ऐसा इशू है जिस पर ध्यान देना पड़ेगा अगर हम समग्र रूप से इस पूरे इशू का समाधान चाहते हैं तो। डॉक्टर मिश्रा, एक और जो आज इस पूरे बिल पर चर्चा के दौरान जो सांसदों ने ध्यान खींचा
वो था देश में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, पेपर सेटिंग्स, पेपर सॉल्विंग माफिया, ये अलग अलग माफिया। और अक्सर देखा जाता है कि इसके पीछे बड़े रसूखदार नेटवर्क होते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं। अब सख्त कानून के बावजूद इस सिंडिकेट में अगर कोई राजनीतिक एंगल है या कोई आर्थिक प्रभाव है, उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद करना बड़ा एक जटिल चुनौती है। अव्वल तो ये समझ में आता नहीं है, सीधे सीधे आपको देखने में समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे कौन लोग हैं। ये सिर्फ कयासों की उस पे लग जाता है। तो कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कैसे ये पूरा कोचिंग सेंटर्स को बार बार कटघरे में इसमें खड़ा किया जाता है कि साहब उनकी भी इसमें मिली भगत है। और देखने में भी आया है कि पेपर लीक होता है तो कोचिंग सेंटर का जो इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाता है अपने आप। तो सर, इन बारीक महीन बाधाओं को कैसे दूर किया जाएगा? दीपक जी, ये बहुत जटिल प्रश्न भी है और इसका कोई आसान उत्तर भी नहीं है। जी क्योंकि जो हमारे यहाँ परीक्षाएं हो रही हैं, खास तौर से ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाली जो परीक्षाएं हैं, ये कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है परीक्षार्थियों की। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। इसमें आपको अब 1.5 लाख सीट है नीट में जो एमबीबीएस की। अब 1.5 लाख में 22 लाख बच्चा बैठ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो 1.5 लाख बच्चे ही अच्छे हैं और बाकी जो बच गए वो अच्छे नहीं हैं। वो भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीटें ही नहीं है वहां पे। तो ये जो समस्या है, जिसकी वजह से कोचिंग सेंटर बनते हैं फिर, क्योंकि जो आम स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, उसमें उनको 10+2 की तैयारी करनी होती है और अपना जो सीबीएसई का परीक्षा है वो पास करनी होती है। उन मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है आगे जब कंपटीशन देना है उनको। तो अगर हम ये नहीं करेंगे कि हम उन मार्क्स की भी तवज्जो दें कि भाई उनके हाई स्कूल में क्या था, उनका इंटरमीडिएट में उनका 10+2 में क्या हुआ, और उस मार्क्स को भी हम क्रेडिट अगर दें, तो संभवतः ये समस्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन आज जो 10+2 में पढ़ रहे हैं बच्चे, उस पढ़ाई की कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में उसको नहीं फैक्टर इन किया जाता है, जिस वजह से लोग कोचिंग में जाते हैं। अब चूंकि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब जरूरी नहीं है कि जो बच्चा सिलेक्ट हो गया वही सबसे अच्छा था, लेकिन ये तो आपका उस समय तैयारी है, आपका थोड़ा सा इसमें लक भी काम करता है कि उसी तरह के सवाल आ गए जो आपने पढ़े थे। इसीलिए कोचिंग सेंटर पनप रहे हैं और खूब पनपे हैं पिछले 50 वर्षों में। हम लोग जब थे तब कोई इस तरह का इतना ये कॉमर्शलाइज नहीं था कोचिंग। थोड़ा बहुत किसी की मैथ्स कमजोर है तो मैथ्स की ट्यूशन कर ली, या कोई बायोलॉजी किसी की कमजोर है उसकी ट्यूशन कर ली। आज तो ये बच्चे अपने स्कूल में जाते ही नहीं है, ये सब कोचिंग में ही जा रहे हैं। तो इसलिए ये कोचिंग को भी समाप्त करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये जो कर सकते हैं कि कोचिंग सारे नियम और राइट एग्जाम सर। परीक्षा को आप डिजिटाइज जितना भी कर देंगे, उतना ही ये ह्यूमन इंटरफेस जब खत्म हो ये जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कम सर। से कम जो परीक्षा है वो ईमानदारी से हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बच्चे बाहर के अमेरिका के एग्जाम यहाँ बैठ के देते हैं, अमेरिका वाले पेपर सेट कर रहे हैं, वहां से एग्जाम कंप्यूटर पे हो रहा है, लोग दे रहे हैं और पास कर रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं। राइट, तो ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। हो ह्यूमन सकता है, लेकिन इंटरफेस जहां जहां होगी वहां करप्शन होगा ही। होगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट। और इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप बाहर से जितनी मर्जी आप कॉस्मेटिक सर्जरीज कर दीजिए, लेकिन इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट अगर आप है तो फिर जो मर्जी आपके बाहर के कानून कर लें। ये एक ऐसा पेचीदा विषय है जिस पर आज भी सांसदों ने चर्चा उठाई। मैं अश्विनी जी आपसे थोड़ा सा एक कानून विद होने के नाते हमें समझाइए, इस बिल में क्या वाकई में ऐसे प्रावधान है? क्योंकि आज विपक्ष के आरोपों को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई एनटीए जैसी संस्थाओं के भीतर जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं या इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट है, उसको ये बिल सीधे तौर पर रीस्ट्रक्चर नहीं करता। क्या वाकई में ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर तो हाँ, देखिए, अगर कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है, सर्विस प्रोवाइडर, तो उस पर भी 1 करोड़ का जुर्माना और सजा, और आप देखेंगे तो 10 साल तक की सजा है। दूसरा, 5 करोड़ तक का जुर्माना है और दीवार भी है। दूसरा, आप इंपॉर्टेंट ये है कि इनसाइडर हो या आउटसाइडर, अगर वो ऑर्गेनाइज क्राइम का पार्ट है तो उसके लिए जो सजा है वो अलग है। हाँ, इंट्रो इंस्पेक्शन
इसलिए उस डिपार्टमेंट का जरूरी है कि मल्टीपल फेलियर जो आया, और ये पहली बार नहीं आया, जब से एक नेशनलाइज लेवल का एग्जामिनेशन आपने शुरू किया तब से आया। तो आपने ऐसे अपरिपक्व लोगों को काम दे दिया, पेपर सेटिंग से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन का, जो लोग एक्चुअली एक्सपर्टीज जिनका था ही नहीं। तो आप, और रही बात, ऐसा नहीं है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट आ गया तो करप्शन नहीं, वही पी चिदम्बरम थे जिन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट, देश की सबसे बड़ी पायनियर कोर्ट का उद्घाटन किया, और उसी केस में मुकदमा भुगतने जाते हैं करप्शन का। ऐसा नहीं है कि लॉ आता है तो लॉ की एप्लीकेबिलिटी उन लोगों के ऊपर नहीं हो सकती, होगी, परंतु क्या हम दोबारा इस तरह के पेपर लीक्स को फेस करने के लिए तैयार? दीपक भाई देखिए, आप सीबीएसई के एग्जाम में क्या आया, आपने अपरिपक्व लोगों को दे दिया, वहां भी आपका फेलियर, पिछले साल भी नीट में फेलियर, इस साल भी नीट जेई के एग्जाम में फेलियर, एग्जामिनेशन प्रोसेस में। उसके अलावा आप इसके पहले भी देखिए तो कैसे किस तरीके से एग्जामिनेशंस पहले भी होते रहे, लेकिन इस मल्टी लेवल का फेलियर नहीं आया। अच्छा एक बात, आउटसोर्स सर, जो आउटसोर्सिंग का मुद्दा है सर, ये इशू, ये बहस तब तक चलती रहेगी जब तक आउटसोर्सिंग और प्राइवेट सेंटर्स के इश्यूज को आप सॉल्व नहीं कर लेते। क्योंकि निजी कंप्यूटर सेंटर पर आप जाएंगे, बाहर सर्विस प्रोवाइडर्स को आउटसोर्स आप जब तक करते रहेंगे तो इनकी कौन निगरानी करेगा, इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, इनके साठगांठ की लूप होल्स को कौन फिक्स करता रहेगा सर? प्रशासनिक तौर पर ये बड़ा मेहनत टास्क है। आपको नहीं लगता है कि आउटसोर्सिंग ही खत्म कर दी जाए, जो कि पूर्व कमिटियों ने इस पे सुझाव भी दिए हैं, संस्तुतियां भी दी हैं? तो क्या आउटसोर्सिंग खत्म करने से जुड़े प्रावधान इसमें हैं, और अगर नहीं है तो क्या वो करने पड़ेंगे? आउटसोर्सिंग करने के लिए फिर आपको अपना सिस्टम जनरेट करने के लिए वैसे एडवांस लोगों को, टेक्नोलॉजी को एडहॉक सिस्टम बंद करना पड़ेगा, एडहॉक सिस्टम बंद करना पड़ेगा, आपको परमानेंट नियुक्तियां करनी पड़ेंगी। 10 सेकंड और लूंगा। आप ये बताइए कि जब हम कभी कोई एडवर्टीजमेंट उठाते हैं किसी कोचिंग सेंटर का, तो हम देखते हैं कि जितने एडवर्टीजमेंट में 100 विद्यार्थी नीट जेईई में उस जगह के पास हुए, वो सब उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हैं। 100% रिजल्ट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कैसे आता है? यही साबित करता है कि एक इनडायरेक्ट प्रॉक्सिमेट लिंक कहीं ना कहीं है। तो आप जब रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो आपको रिफॉर्म विद इन लेकर आना पड़ता है, और रिफॉर्मेटिव स्टेप्स लेकर के आपको मैन पावर को भी रिफॉर्म करना पड़ता है। तो हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं वो तो रिफॉर्मेटिव हो नहीं रहे, और हम एआई के जमाने में बात कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि बहुत बड़े ओवरहॉलिंग हो पूरे देश में, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो आए, उनको ट्रेंड करें। आउटसोर्सिंग आप बंद कर देंगे तो आपको उतना सफिशिएंट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, करेक्ट, वो भी लेकर आना पड़ेगा, ताकि हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर ना पहुंचाना पड़े। करेक्ट। ये इतना बड़ा उसके लिए तैयारी है सर हमारी, डॉक्टर मिश्रा सर, इतनी तैयारी हो पाएगी हमारी कि हम आउटसोर्स बंद कर दें 25 लाख बच्चों का पेपर तैयार करने का पूरा एक इकोसिस्टम के लिए, और देश के दूसरे एग्जाम भी इसकी परिधि में फिर आएंगे? तो क्या हम पूरी तरह से जो हमारी डिपेंडेंसी है आउटसोर्सिंग पर, थर्ड पार्टी वेंडर्स पर, क्या ये हम खत्म कर सकते हैं सर? क्या नहीं, इसको दीपक खत्म करने की आवश्यकता नहीं है। ओके। एम्स का हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता था, वो मैं नाम नहीं लूंगा किस एजेंसी के पास था, वो कंडक्ट करते थे उसको, और कभी हमें समस्या नहीं आई। बल्कि मैं तो कहूँ आज आपका पासपोर्ट बनता है, वॉल्यूम उतना नहीं था ना सर एम्स में? नहीं, हम बच्चों के लिए था। पासपोर्ट सर्विसेज आज कौन लीड कर रहा है? पासपोर्ट सर्विसेज कौन लीड कर रहा है आजकल? और सब ठीक चल रही है उसमें, और अच्छा चल रही है, एफिशिएंट चल रही है। ऐसा नहीं है कि आउटसोर्स एजेंसीज बिल्कुल ठीक है। ये इसमें जो आप लोअर लेवल पे जो लोग लेते हैं, वो टीचर है, आप एक ही प्रश्न पत्र क्यों सब जगह दे रहे हो? जो वो बना रहा है वही वो दे रहा है, वही आ रहा है उसमें। आप 10 क्वेश्चन पेपर बनवाइए 10 लोगों से, और फिर जो आएगा वो रैंडम आएगा। तो ये इसमें मैकेनिज्म इवॉल्व किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल माध्यम से अगर ये परीक्षा शुरू हो जाएगी तो काफी समस्या का समाधान होगा। वो सरकार को देखना है कि इतने सेंटर्स, परीक्षा केंद्र होंगे, उसमें कंप्यूटर कैसे प्रोविजन होगा, बिजली का प्रबंध करना पड़ेगा जिससे बिजली फेलियर ना हो। तो ये, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि मोबाइल की कनेक्टिविटी तो सब जगह है, तो इंटरनेट भी सब जगह अब इंटरनेट बेस्ड होगा। कैसे उसको फुल प्रूफ करेंगे जिससे हैकिंग की जो हो सकती है वो ना हो?
तो किया तो जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। मैं समझता हूं ये जो हुआ है हाल में, इससे सरकार भी हिल गई और अब कुछ ना कुछ इसमें कॉन्क्रीट करना चाहिए। खाली सजा के प्रावधान से कुछ नहीं होगा। सजा तो हर क्राइम के लिए, मर्डर के लिए राइट। सजा है, फांसी भी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। क्या मर्डर रुक गए? रोज होते हैं। तो जो आदमी का जो चरित्र है गुनाह करने का, वो तो खत्म नहीं होगा सबका, तो उसमें तो लोग रहेंगे और राइट हर सर, तरह राइट सर। के एक होते हैं। जी, एक वो तो कुछ संक्षेप में अश्विनी जी से आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में बताइएगा सर। एक सवाल ये भी उठा कि साहब जो थोड़ा सा जानकारों के मन में भी एक उहापोह की स्थिति है कि भाई आपके कॉन्करेंट लिस्ट में है आपका एजुकेशन, और भारत के जो संघीय ढांचा है उसमें अगर राज्य सरकार, केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआई, अभी जो प्रस्तावित टास्क फोर्स है, इसके बीच बिना टकराव के कानून को जमीनी स्तर पर लागू करना और एक समान रूप में यूनिफॉर्म इंप्लीमेंटेशन, ये क्या बहुत पेचीदा काम हो जाएगा ये कॉन्करेंट लिस्ट में आने से, या स्पष्टता है अश्विनी जी? देखिए, पीएमएलए जैसा अगर कानून होगा तो वो इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन सीबीआई जैसा कानून होगा तो इंप्लीमेंट में दिक्कत होगी, जहां की परमिशन स्पेसिफिक और जनरल दोनों है, कंसेंट स्पेसिफिक, और जो सरकार अपने हिसाब से आएगी वो कानून बना देगी। ठीक। जैसे उत्तर प्रदेश में भी कानून है ना, तो जब मान लीजिए कि इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन सा कानून प्रिवेल करेगा? अगर सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन है, सेंट्रल कानून, स्टेट कह दे कल की तारीख में सरकार बदलते, निजाम बदलते, हम नहीं सपोर्ट करते, तो एक मैकेनिज्म ऐसा लाना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी का ब्रेकडाउन है और संघीय ढांचे के बीच में दो एजेंसीज आपस में उनका कोऑर्डिनेशन। श्रद्धा स्कैम की जांच सीबीआई कर रही थी, वेस्ट बंगाल के उस समय सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं जांच में सहयोग करेंगे। वो सुशांत सिंह राजपूत का एफआईआर हुआ, महाराष्ट्र की पुलिस ने कह दिया हम जांच में सहयोग नहीं करेंगे। वहां के जो एसपी गए जांच करने के लिए, उनको ही रेस्टोरेंट करने लगे महाराष्ट्र की पुलिस। तो सरकार स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की कैसे सपोर्ट करती है, यह भी वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि संघीय ढांचे में जब कॉन्करेंट लिस्ट में कोई इश्यू होता है तो एग्जैक्ट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन किसी एक जो चाहे संघ हो चाहे राज्य हो उसका नहीं होता है, जुरिस्डिक्शन दोनों तरफ होता है। Right, जरूरी होता है कैसे हम उसको इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या हम ऐसा जुरिस्प्रूडेंस लेकर आते हैं जो वो इंप्लीमेंट हो वहां पर। चलिए, तो इस तरह से आज ये जो लोकसभा में बिल पास हुआ है, अब कल राज्यसभा में आगे पूरा का पूरा हम ताना बाना देखेंगे वहाँ पर कैसे ये पास होता है और उसके बाद कैसे कानून बनता है। लेकिन कानून बनने के बाद की जो संभावित पेचीदगियाँ हैं उस पर बड़ी ही बारीकी से हम लोगों ने प्रकाश डाला और हमारे दोनों विद्वान मेहमानों ने अपनी अपनी राय रखी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्रा सर, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका समय निकालने के लिए।